जय हिंद दोस्तों। मैं मर्दांगी आप सब लोगों का सिलेक्शन फैक्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में वर्ष 2016 की हरियाणा की तमाम योजनाएं, तमाम पोर्टल अच्छे से पढ़ेंगे आप। इससे पहले वाली वीडियो में 2015 की हो चुकी है, उससे पहले वाली वीडियोज में 1966 से 2014 तक की योजनाएं सारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। साथियों, योजनाओं को लेकर स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, लास्ट में जो अंतिम वीडियो होगी मेरी सारे ईयर करने के बाद, जैसे अगली वीडियो 2017 की आएगी, उससे अगली 2018 की, लास्ट में एक ही वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा ये योजना इस साल आई थी। ठीक है, तब आपका उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन वो 50-50 रह जाएगा। आपके लक के ऊपर बात है। अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न आया तो उस वीडियो से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। डिटेल में पढ़ने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें भाई, तभी आपको नौकरी मिलेगी भाई। मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है साथियों, तो अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, देखो भाई, ये है ग्रुप डी का बैच। ग्रुप डी का बैच नंबर 31 और बैच नंबर 21 आप इसमें देख पा रहे हो। आपके बहुत से टीचर सिलेक्टेड हैं जिन्होंने बहुत से एग्जामों को क्लियर किया है, कई कई नौकरियां ली हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अनुभव है। आप स्टाफ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। साथियों, ये आप देख पा रहे हो, बैच नंबर 31 भी है, बैच नंबर 21 भी है। आप दोनों में से आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको ले लेना भाई। और जिसके सपनों में दम हो ना भाई, नीयत करते हो 80 85 90 95 नंबर लेने का मादा रखता हो, सोचो, दिला तो हम देंगे। ठीक है, सोच होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। मेहनत करो, दिला हम अपने आप देंगे। कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठीक है, आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो अब शुरू कर रहे हैं भाई। वर्ष 2016 की योजनाएं वह पोर्टल। ठीक है, सारी की सारी चीजें हो जाएंगी भाई। वर्ष 2016 की योजनाएं और पोर्टल एक ही वीडियो में। ठीक है, ओके। देखो भाई, सबसे पहली जो योजना आई थी, पेपर में भी आ चुकी है भाई, ये तो भर भर के आई है पेपर में, बार बार आई है ये। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हरियाणा में वर्ष 2016 के खरीफ सीजन से भाई, किससे, खरीफ सीजन से लागू किया गया था, ये पूछा जाता है भाई। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई थी भाई। 18 फरवरी 2016 को हुई थी। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, ओके। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी भाई हरियाणा में, खरीफ सीजन 2016 से। देश में कब होगी थी, 18 फरवरी 2016 से होगी थी। यहां से पेपर में प्रश्न आ चुका भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ये तारीख भी याद रखनी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य बातें पढ़ो भाई, सारे के सारे। उद्देश्य: बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या कीटों या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है भाई। किसानों को मुआवजा दिया जाता है इस योजना के तहत। कम प्रीमियम दरें, किसानों को फसल के अनुसार बहुत ही कम और निश्चित प्रीमियम देना होता है। ठीक है भाई, जैसे देखो भाई, खरीफ की फसलों के लिए जैसे धान की होगी, बाजरा, मक्का, कपास, कुल बीमित राशि का केवल 2%, यानी कि खरीफ की फसलों के लिए 2%। रबी की फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, कुल बीमित राशि का केवल 1.5%, यानी कि 1.5%। ठीक है, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें कुल बीमित राशि का 5% लगता है भाई इसमें। कितना, 5। और ये पूछा गया बार बार, ध्यान रखना। ठीक है, 1.5, 2 और 5। सरकार द्वारा सब्सिडी, किसानों के हिस्से के अलावा बाकी का सारा भारी भरकम प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती है। इसके अलावा भाई, ठीक है, इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करती है वहन। ठीक है, योजना अब स्वैच्छिक। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना को सभी किसानों, ऋणी और गैर ऋणी दोनों के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक, यानी कि इच्छानुसार कर दिया है। यदि कोई किसान बीमा नहीं चाहता तो वह तय तारीख से पहले बैंक में लिखित फार्म जमा करके इससे बाहर हो सकता है। पहले ये क्या था भाई, ये कंपलसरी कर दिया था। ठीक है, बीमा कराना, लेकिन अब इच्छानुसार करवा सकते हो आप। अगर आपका मन करे तो करवाओ, अगर नहीं मन करता तो रहने दो। ये फैसिलिटी भी 2020 से आ गई है भाई, खरीफ सीजन 2020 से। ठीक है, यहां से पेपर में भाई कम से कम भी 8-10 बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, हरियाणा में योजना का क्रियान्वयन और फसलें देखो भाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हरियाणा कृषि विभाग द्वारा इस योजना को क्लस्टर के आधार पर बीमा कंपनियों के माध्यम से चलाया जाता है। ठीक है, इसके तहत राज्य की मुख्य फसलों को कवर किया जाता है, जैसे खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का और कपास। रबी सीजन की बात करें, गेहूं, जौ, चना, सरसों, सूरजमुखी। ठीक है, दावा करने की प्रक्रिया देखो। यदि स्थानीय आपदा जैसे ओलावृष्टि हो गई या जल भर गया भाई, ठीक है, से खेत में फसल का नुकसान होता है, तो किसानों को 72 घंटों के भीतर, यानी कि 3 दिन हो गए भाई, ठीक है, इसकी सूचना कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से देनी होती है, ताकि समय पर सर्वे कर मुआवजा दिया जा सके। कितना समय होता है भाई, अगर आपकी फसल खराब हो जाती है ओलावृष्टि से या कोई भी कारण हो, ठीक है, तो 72 घंटों के अंदर उसकी सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप 72 घंटों के अंदर सूचना नहीं देते तो आपकी जो बीमा राशि है वो मिलेगी नहीं भाई उसके बाद। ठीक है, क्योंकि वो प्रक्रिया ही 72 घंटों के अंदर बताना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट योजना देखो भाई,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद आपकी नेक्स्ट योजना आ गई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 को कब भाई 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ से लॉन्च किया था। इस मिशन का मूल दर्शन और टैगलाइन क्या है? गांव की आत्मा। क्या है भाई? गांव की आत्मा और शहर की सुविधाएं। ठीक है, मूल दर्शन और टैगलाइन क्या है? गांव की आत्मा और शहर की सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के अंतर को पाटा जा सके। ठीक है, ओके, यानी अंतर कम किया जा सके। यह योजना पूर्ववर्ती पूरा योजना के स्थान पर लाई गई है। ठीक है, इससे पहले कौन सी योजना थी भाई? पूरा। ठीक है, ओके। मिशन की विशेषताएं और उद्देश्य देखो भाई क्या क्या है। रूरबन क्लस्टर, इसके तहत देश भर में 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास किया जा रहा है भाई। ये ऐसे भौगोलिक रूप से जुड़े हुए गांवों के समूह होते हैं जिनमें शहरी जैसी विकास की संभावनाएं होती है। ठीक है, जनसंख्या का मापदंड क्या है भाई? मैदानी और तटीय क्षेत्रों में क्लस्टर की आबादी लगभग 25,000 से 50,000 के बीच में होनी चाहिए। पहाड़ी और रेगिस्तानी या जनजातीय क्षेत्रों की बात करें, आबादी 5 से लेकर 15,000 के बीच में होनी चाहिए। फंडिंग का तरीका कौन सा रहेगा भाई? पैसा कैसे आएगा? इस योजना के तहत बजट का कम से कम 70% हिस्सा, कितना भाई? 70% हिस्सा केंद्र और राज्यों की अन्य चालू सरकारी योजनाओं को आपस में जोड़कर जुटाया जाता है भाई। 70% हिस्सा कैसे जुटाया जाता है? केंद्र और राज्यों की अन्य चालू सरकारी योजनाओं को आपस में जोड़कर जुटाया जाता है। ठीक है, आगे 30% देखो भाई। बाकी बचे कार्यों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 30% तक की क्रिटिकल गैप फंडिंग सीधे उपलब्ध कराता है। स्मार्ट विलेज का निर्माण, क्लस्टरों में निम्नलिखित 14 अनिवार्य घटक शहरी सुविधाएं विकसित की जाती है भाई। एक देखो भाई, 24x7 सुरक्षित पाइप से पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता, ठोस और तरल का कचरा प्रबंधन होता है, डिजिटल साक्षरता और नागरिक केंद्रित ई ग्राम कनेक्टिविटी, सड़कों और सार्वजनिक परिवहन का विकास, स्थानीय स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, स्वास्थ्य उपकेंद्रों और स्कूलों का उन्नयन। ठीक है, हरियाणा में रूरबन मिशन की स्थिति देखो भाई। हरियाणा में भी ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस मिशन को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया गया है। पहले चरण के क्लस्टर देखो हरियाणा में भाई। हरियाणा सरकार ने शुरुआती चरण में राज्य के 5 प्रमुख कस्बों या क्लस्टरों के लिए लगभग 586 करोड़ रुपए विस्तृत परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। जैसे बराड़ा होगा भाई, ये अंबाला में, उचाना जींद में होगा, बल्ला करनाल में होगा। कहाँ होगा भाई? करनाल में होगा। ठीक है, समेण फतेहाबाद में होगा, बादड़ी झज्जर में होगा। प्रभाव देखो भाई, इन क्लस्टरों के माध्यम से हरियाणा के गांवों में आधुनिक सीवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइटें, पार्कों का सुंदरीकरण, युवाओं के लिए कम्युनिटी स्किल सेंटर बनाए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण आबादी को रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। ठीक है, ताकि गाँव का और शहरों का जो एक गैप है इसको कवर किया जा सके। ठीक है, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, एक बहुत अच्छी योजना है। देखो, इससे पीछे वाली योजना तो अब तक आई नहीं है, लेकिन आ सकती है। ये आ गई भाई। देखो, हमें पता रहता है कौन सी योजना आ चुकी है और कौन सी नहीं आई है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ चुकी है। इसके बाद ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ये आया नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ही पढ़ लेना। और ये वाली तो कई बार आ चुकी है, सलामती योजना। ठीक है, हरियाणा की प्रोजेक्ट सलामती यानी कि सलामती योजना प्रमुख रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से जुड़ी है। क्या है? कल्याणकारी पहल है। इसे 28 मार्च 2016 को, कब भाई? 28 मार्च 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया था। इस योजना को शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना था भाई, पहला राज्य। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है भाई इस योजना के? देखो, गर्भ अंतराल बनाए रखना। योजना का मुख्य उद्देश्य 2 बच्चों के जन्म के बीच एक स्वच्छ और सुरक्षित समय अंतराल गैप सुनिश्चित करना था। इसके अलावा स्वास्थ्य में सुधार। इसका उद्देश्य राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। इसका क्या था? उद्देश्य था भाई। क्या था इस योजना का? सलामती योजना का उद्देश्य था। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं देखो भाई इस योजना में। मुफ्त गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगाए गए थे भाई। योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने महिलाओं को डीएमपीए नामक अंत एक्सेपण योग्य इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक इंजेक्शन मुफ्त में प्रदान करते हैं भाई, या प्रदान किए गए थे। 3 महीने तक असर रहता है इनका भाई। यह इंजेक्शन एक बार लगवाने के बाद महिला 3 महीने तक अनचाहे गर्भधारण से सुरक्षित रहती है। इससे महिलाओं को कॉपर्टी या नसबंदी जैसे पारंपरिक तरीकों पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता भाई। ओके,
मुफ्त उपलब्धता। निजी अस्पतालों में यह इंजेक्शन काफी महंगा मिलता है भाई, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसे सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पूरी तरह से मुफ्त देने का काम किया है। क्या दिया भाई? मुफ्त, फ्री में। ठीक है, क्या? फ्री में, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत देखो भाई, शुरुआती चरण में इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरियाणा के चार जिलों के 9 स्वास्थ्य खंडों में लागू किया गया था, जिसमें से पलवल के 4 ब्लॉक थे, नूह के 2 थे, एक फरीदाबाद का कुराड़ी ब्लॉक था और रेवाड़ी का खोल। ठीक है। इस योजना के सफल संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग की नर्सें, आशा वर्कर्स, क्या भाई? नर्सें, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि वे ग्रामीण महिलाओं को जागरूक कर सकें। ठीक है, जागरूकता करना जरूरी है भाई, इसलिए आंगनबाड़ी वर्कर्स को क्या दी गई थी भाई? ट्रेनिंग भी दी गई थी। क्या दी गई थी? विशेष ट्रेनिंग देने का काम किया था। ठीक है, सलामती योजना 2016। उसके बाद देखो भाई, अनुकूल ग्रह योजना। अनुकूल ग्रह योजना, योजना का नाम क्या है? अनुकूल ग्रह योजना। हरियाणा सरकार की अनुकूल ग्रह योजना विशेष रूप से दिव्यांगजनों यानी कि विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने, उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई एक अनूठी कल्याणकारी योजना है। इसे आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2016 को, कब भाई? 28 मार्च 2016 को तत्कालीन सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्रीमती कविता जैन द्वारा घोषित किया गया था। ये सोनीपत से एमएलए थी उस समय, ये है ना, कविता जैन, इनके द्वारा इसको घोषित किया गया था। उद्देश्य क्या थे भाई इसके? देखो, उद्देश्य की बात करें तो देखो, बाधा रहित वातावरण, दिव्यांग व्यक्तियों को उनके घरों के भीतर एक ऐसा सुरक्षित और बाधा रहित माहौल देना, जिससे वे बिना किसी बाहरी मदद के अपने दैनिक कार्य कर सके। ठीक है। संशोधन में मदद, दिव्यांगता की प्रकृति के अनुसार घर के बुनियादी ढांचे जैसे शौचालय, रैंप, दरवाजे आदि में आवश्यक बदलाव या मरम्मत करने के लिए वित्तीय सहायता देना भी शामिल है। क्या भाई? वित्तीय सहायता देना भी इसमें शामिल है। ठीक है। प्रमुख विशेषताएं और लाभ देखो भाई। ठीक है, 6 महीने की एडवांस पेंशन दे दी जाती है, ये पूछा गया था पेपर में भाई। क्या भाई? 6 महीने की एडवांस पेंशन। क्या? 6 महीने की एडवांस पेंशन, 6 महीने की। कितने की भाई? 6 महीने की एडवांस पेंशन। योजना के तहत पात्र दिव्यांग या लाभार्थियों को अपने घर को अपनी विशेष जरूरतों के अनुसार अनुकूल बनाने के लिए 6 महीने की दिव्यांगता पेंशन अग्रिम एडवांस के रूप में एक मुश्त दी जाती है। यानी कि इस योजना के तहत 6 महीने की जो पेंशन की राशि है वो एक साथ दे दी जाती है। ठीक है, बाद में उसको भाई धीरे धीरे वापिस लेते रहते हैं। ठीक है। आसान पुनर्भुगतान, रीपेमेंट की बात करें, यह एडवांस में दी गई राशि कोई कर्ज या ब्याज वाला लोन नहीं है। लाभार्थी द्वारा इस राशि को आने वाले 42 महीनों की अवधि में अपनी मासिक पेंशन से धीरे धीरे वापस चुकाया जाता है। 42 महीनों में धीरे धीरे काट लेंगे भाई थोड़े थोड़े पैसे। ठीक है, बिना ब्याज की सुविधा, इस अग्रिम राशि पर सरकार द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जाता भाई, कोई नहीं लिया जाता, जिससे दिव्यांगजनों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता भाई। ठीक है, दिव्यांगजनों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि अपने हिसाब से बाथरूम को, रैंप को मॉडिफाई करवा सकते हैं, क्योंकि उनको चलने में, उतरने में, ठीक है, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। इस योजना के साथ साथ भारत सरकार द्वारा हरियाणा को यूनिवर्सल आईडी यूडीआईडी, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड जारी करने के लिए एक पायलट स्टेट के रूप में भी चुना गया था। किसको? हरियाणा को। इसके तहत राज्य के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को केंद्रीय सुगम भारत अभियान के लिए चुना गया था, ताकि सार्वजनिक स्थानों को भी दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बनाया जा सके। ओके, बिल्कुल, गुड़गांव, फरीदाबाद। उसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट, ग्रामोदय से भारत उदय अभियान। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान, शुरुआत देखो भाई। ग्रामोदय से भारत उदय ग्रामोदय से भारत उदय अभियान मूल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान था। क्या था भाई? एक राष्ट्रीय अभियान था, जिसे हरियाणा स्तर पर राज्य सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2016 को 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर हिसार शहर से, कहां से भाई? हिसार शहर से, कहां से? हिसार शहर से आधिकारिक रूप से शुरू किया गया था। यह राष्ट्रव्यापी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थान महू यानी कि मध्य प्रदेश से शुरू किया गया था। किससे किया गया था? मध्य प्रदेश से। और हरियाणा में इसे हिसार से विशेष रूप से क्रियान्वित किया गया। कहां से? हरियाणा में तो बात करें तो हिसार से। यह अभियान 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 2016 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तक पूरे 11 दिनों तक चला था भाई। 11 दिन, 11 डेज। ठीक है, ओके। उद्देश्य क्या था भाई इसका?
उद्देश्य देखो, पंचायती राज को मजबूत करना। क्या भाई, पंचायती राज को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था और पंचायती राज संस्थाओं को निर्णय लेने की अक्षमता को, उनकी अक्षमता को क्या करना, सुदृढ़ करना, यानी कि सुदृढ़ करना, यानी कि मजबूत करना, फिर उनकी अक्षमता में, यानी कि वे अच्छे से फैसले ले पाए। ठीक है, ओके। ग्रामीण विकास और किसान कल्याण, गांवों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, किसानों की आय बढ़ाने के तरीके खोजना, कृषि मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। इस योजना का क्या उद्देश्य था भैया? सामाजिक समरता, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के अनुरूप गांवों में सामाजिक सौहार्द और एकता को बढ़ावा देना, इसका क्या था, उद्देश्य था भाई, उद्देश्य था। ठीक है, क्या था, उद्देश्य था। जय जवान जय आवास योजना कई बार पेपर में आ चुकी है भाई, सारे के सारे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, कई बार पेपर में आ चुके हैं ये योजना। देखो भाई, जय जवान आवास योजना मुख्य रूप से देश के 77 बलों के जवानों, विशेषकर जेसीओ और अन्य रैंकों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण घर प्रदान करने के लिए आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक विशेष आवासीय पहल है। ये क्या है, विशेष आवासीय पहल है। इसकी लॉन्चिंग की डेट पूछी जाती है, और भाई ये योजना किस लिए आई थी, क्या उद्देश्य था, मुख्य विशेषताएं और लॉन्चिंग। शुरुआत भाई 3 जून 2016 को क्या हुआ था, शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ था, और 6 जून 2016 को आधिकारिक घोषणा होगी थी भाई इसकी। ठीक है, तो ये डेट दोनों की दोनों याद होनी चाहिए आपके पेपर में, कोई एक ही डेट होगी। ओके, 3 जून को क्या हुआ था, भूमि पूजन और शिलान्यास करने का काम किया था। स्थान बहादुरगढ़, यानी कि बहादुरगढ़ कहां पड़ता है, झज्जर में, और करनाल क्या है, यहाँ पे भाई कॉलोनियां बनानी थी। ठीक है, 3 जून 2016 को सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बहादुरगढ़ में भूमि पूजन किया था। उसी दिन सैनिक रैली में करनाल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई थी भाई। भूमि पूजन करने का काम किसने करा था भाई, सेना अध्यक्ष कौन थे उस समय, जनरल दलबीर सिंह सुहाग थे। 2014 से 16 तक थे ना, बिल्कुल थे। ठीक है, जो बेरी के बिछाण गांव से संबंधित हैं, उस दिन भूमि पूजन मनोहर लाल खट्टर जी ने उनके साथ किया था बहादुरगढ़ में, है ना, 3 जून 2016 को। ठीक है, लक्षित समूह, यह योजना मुख्य रूप से देश की सेवा में तैनात जेसीओ और अन्य रैंकों के जवानों के लिए है, जो महंगे निजी घर नहीं खरीद पाते। ठीक है, उनके लिए आवासीय कॉलोनियां बनाई जा रही है भाई, आवासीय कॉलोनियां विकसित की जा रही है। बहादुरगढ़ और करनाल में परियोजनाएं भाई इस योजना के तहत। बहादुरगढ़ प्रोजेक्ट, बहादुरगढ़ के सेक्टर 4A में इस योजना के तहत देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो रिकॉर्ड समय लगभग 18 महीने में बनकर तैयार हुआ। इसमें जवानों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस अपार्टमेंट 2 BHK बनाए गए हैं भाई। ठीक है, 2 बेडरूम वाले। ठीक है, करनाल प्रोजेक्ट, इसके साथ ही करनाल में भी सैनिकों के परिवारों के लिए इसी तर्ज पर आवासीय परिसरों के निर्माण की योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, ये योजना कई बार आ चुकी है, सारे ध्यान देंगे भाई। 3 जून की तारीख याद करेंगे, 3 जून 2016। ठीक है, योजना के लाभ देखो भाई, योजना के लाभ, कम लागत, अफोर्डेबल कॉस्ट। इन घरों की कीमत निजी बिल्डरों की तुलना में काफी कम रखी गई है, ताकि सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक इसे आसानी से वहन कर सके। आधुनिक सुविधाएं, इन सोसाइटीज में कम्युनिटी सेंटर, खेलने के मैदान, सुरक्षा व्यवस्था और पार्क जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं शामिल की गई हैं। जवानों के परिवारों को सुरक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जब जवान सीमा पर तैनात हो तो उसके परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में रह सके। ठीक है भाई, ओके, योजना का क्या था, उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना भाई, ये भी कई बार आ चुकी है भाई, भर भर के आती है, बार बार आती है, पशुधन बीमा योजना। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी भाई, 29 जुलाई 2016 से, 29 जुलाई 2016। ठीक है, हरियाणा में पशुधन बीमा योजना पशुपालकों को जोखिम से बचाने और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई एक बेहद सफल और महत्वपूर्ण योजना है। योजना की शुरुआत और लॉन्चिंग तिथि क्या है भाई आपकी, 29 जुलाई 2016। स्थान कहां से भाई, झज्जर से। हरियाणा के तत्कालीन कृषि व पशुपालन मंत्री कौन थे, ओम प्रकाश धनखड़। इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी भाई, ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा, जो बादड़ी से उस समय विधायक होते थे, उनके द्वारा 29 जुलाई 2016 को इस योजना की क्या हुई थी भाई, शुरुआत हुई थी। ठीक है, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, पशुओं की बीमारी या किसी प्राकृतिक आकस्मिक दुर्घटना में, पशुओं की बीमारी या किसी प्राकृतिक आकस्मिक दुर्घटना में अचानक होने वाली मृत्यु के कारण पशुपालक को होने वाले भारी आर्थिक नुकसान से बचाना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, क्या इसका उद्देश्य है। प्रमुख विशेषताएं और प्रीमियम राशि देखो भाई, इस योजना के तहत पशुपालकों को बहुत ही मामूली प्रीमियम फीस देकर अपने पशुओं का 3 वर्ष भाई, कितना, 3 साल के लिए, 3 वर्ष, 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा करवाने की सुविधा मिलती है। बड़े पशुओं के लिए जैसे गाय, भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा आदि के लिए मात्र 100 रुपए, मात्र 100 रुपए में भाई बीमा हो जाता है, मात्र 100 रुपए में। ठीक है, बड़े पशुओं के लिए, और छोटे पशुओं के लिए केवल 25 रुपए में, है ना।
देखो, छोटे पशुओं के लिए, भेड़ बकरी सूर आदि के लिए मात्र 25 रुपए का एक मुश्त प्रीमियम देना होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो भाई, अनुसूचित जाति के लिए विशेष छूट, हरियाणा के अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए यह योजना पूरी तरह क्या है, मुफ्त है, फ्री है। उनके हिस्से का प्रीमियम भी राज्य सरकार खुद वहन करती है भाई, क्या करती है, खुद। क्रियान्वयन और नियम देखो भाई, टैगिंग, बीमा होने के बाद पशु के कान में एक विशेष पहचान कोड वाला प्लास्टिक टैग लगाया जाता है। मुआवजा क्लेम, यदि बीमा अवधि के दौरान पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा पशु की निर्धारित बाजार कीमत के अनुसार ऑनलाइन सीधे पशुपालक के बैंक के खाते में मुआवजा राशि ट्रांसफर की जाती है भाई। मुआवजा राशि क्या कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का हिस्सा है और इसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत चलाया जाता है। योजना को सेवा का अधिकार अधिनियम, ध्यान रखना भाई, एक्ट पूछ लेता है, सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 में आया था, उसके दायरे में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, इसके दायरे में इसको शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट योजना देखो भाई, सक्षम युवा योजना। कौन सी, सक्षम युवा योजना। लॉन्च कब हुई थी भाई, ये 1 नवंबर 2016 को। ठीक है, अवसर हरियाणा स्वर्ण जयंती, हरियाणा स्वर्ण जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर इसे शुरू किया गया था। ठीक है भाई, यह योजना हरियाणा के रोजगार विभाग, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट द्वारा संचालित की जा रही है भाई। ठीक है, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी के दौर में वित्तीय संकट से बचाना। क्या भाई, शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी के दौर में वित्तीय संकट से बचाना और उन्हें 100 घंटे का मानक कार्य देकर कार्य का अनुभव प्रदान करना, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके, ताकि वे क्या बन सके भाई, आत्मनिर्भर बन सके। 100 घंटे का काम दिया जाता है शिक्षित युवाओं को, है ना, 100 घंटे का, उसके बदले में राशि भी दी जाती है भाई। देखो, योजना की संरचना, दो मुख्य भाग है। यह योजना देश की अन्य बेरोजगारी योजनाओं से अलग है। अच्छा, क्योंकि इसके दो भाग है भाई, इसके दो भाग हैं। एक क्या है, मासिक बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हर महीने सीधे बैंक खाते में एक निश्चित भत्ता मिलता है भाई, एक तो ये है। दूसरा क्या है, काम के बदले मानदेय, सरकारी विभागों, बोर्डों या निगमों में प्रति माह अधिकतम 100 घंटे का काम दिए जाने पर 6,000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है। ये 100 घंटे के बदले भाई 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, कितने, 6,000 रुपये। देखो इसमें शैक्षणिक योग्यता और संशोधित वित्तीय लाभ, शुरुआत में यह योजना केवल पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के लिए थी, लेकिन बाद में इसमें ग्रेजुएट और 12वीं पास युवाओं को भी शामिल कर लिया गया। अगस्त 2024 में सरकार द्वारा संशोधित की गई वित्तीय सहायता क्या है, इस प्रकार से देखो भाई, शैक्षणिक योग्यता, मासिक बेरोजगारी भत्ता 100 घंटे के काम के बदले, और कुल संभावित मासिक आय। कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसने जो बेरोजगारी भत्ता यानी कि मासिक बेरोजगारी भत्ता कितना मिलेगा, 3500, और 100 घंटे के काम के बदले 6,000, टोटल कितने हो गए, 9500। ठीक है, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो 100 घंटे के काम के बदले 6,000 और मासिक बेरोजगारी भत्ता 3500, टोटल 9500। इसी प्रकार से कोई ग्रेजुएट है तो उसको भाई 2,000 रुपये मासिक जो बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, इसके अलावा 6,000 रुपये 100 घंटे के बदले, टोटल कितने हो गए, 8,000। इसी प्रकार से कोई 12th पास है तो 1,200 रुपये मासिक क्या है, बेरोजगारी भत्ता, और 6,000 रुपये 100 घंटे के काम के बदले, टोटल कितना होगा, 7200 रुपये मिलेंगे भाई। कितने मिलेंगे, 7200 रुपये मिलेंगे, कितने, 7200। ठीक है, इसमें कुछ नियम है भाई, ऐसे नहीं मिलते ये, वो पढ़ो एक बार। क्राइटेरिया, मुख्य पात्रता शर्तें, मूल निवासी आवेदक अनिवार्य रूप से हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आयु सीमा 12वीं पास के लिए 18 से 35 वर्ष भाई, 12वीं के लिए 18 से 35, और ग्रेजुएट और पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 21 से 35 भाई, 21 से 35 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। ठीक है, पारिवारिक आय, परिवार की कुल वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिसका मिलान कैसे होगा भाई, परिवार पहचान पत्र से, फैमिली आईडी से। पंजीकरण, आवेदक का नाम हरियाणा के स्थानीय रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है ना, वहां पे होना चाहिए भाई दर्ज, के लाइव रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। ठीक है, नियमित छात्र न हो, एक रूल ये भी है भाई। आवेदन के समय युवा किसी भी नियमित यानी कि रेगुलर कोर्स की पढ़ाई न कर रहा हो और पूरी तरह से बेरोजगार होना चाहिए। यानी कि बेरोजगारों के लिए है, शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजना है, वो कोई कोई रेगुलर कोर्स नहीं करता होना चाहिए। ठीक है, वो पात्र नहीं होगा भाई, इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपने। ओके, समय सीमा, योजना के तहत मिलने वाला यह लाभ किसी भी युवा को अधिकतम 3 वर्ष भाई, अधिकतम 3 वर्ष यानी कि 36 महीने या 35 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो दिया जाता है। 3 वर्ष या 35 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, केवल तब तक मिलता है भाई, अधिकतम 3 वर्ष, कितना भाई, अधिकतम 3 साल के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखो, दीनदयाल जन आवास योजना।
दीनदयाल जन आवास योजना, इसके बारे में पढ़ो भाई। दीनदयाल जन आवास योजना लॉन्च की तिथि 1 नवंबर 2016। अवसर हरियाणा स्वर्ण जयंती दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी भाई। नोडल विभाग, यह योजना हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया जा रहा है, लगातार क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य है किफायती आवास, राज्य के कम और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को सुव्यवस्थित और आधुनिक कॉलोनियों में सस्ते प्लाट और फ्लैट उपलब्ध कराना इसका क्या है उद्देश्य है। दीनदयाल जन आवास योजना का उद्देश्य है ये, दीनदयाल जन आवास योजना 1 नवंबर 2016। ठीक है, पढ़ो भाई आगे। अवैध कॉलोनियों पर रोक, अवैध कॉलोनियों पर रोक, शहरों के आसपास अनधिकृत इलीगल कॉलोनियों के अंधाधुंध निर्माण को रोकना और योजनाबद्ध तरीके से शहरी विकास को बढ़ावा देना इसका क्या है उद्देश्य है। इसके अलावा हाउसिंग फॉर ऑल, केंद्र सरकार के सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना की प्रमुख विशेषताएं देखो भाई। ट्रिपल पी मॉडल, इस योजना के तहत हरियाणा सरकार निजी विकासकर्ताओं, प्राइवेट बिल्डर्स, डेवलपर्स को लाइसेंस देकर 5 से 15 एकड़ की, 5 से लेकर 15 एकड़ की जमीन पर किफायती कॉलोनियां विकसित करवाती है। यानी कि जो बड़ी बड़ी ये फ्लैट, ये देखोगे ना पे कॉलोनियां बनाते हैं ट्रिपल पी मॉडल पर, ठीक है, सरकार प्राइवेट लोगों को जिम्मा दे देती है 5 से 15 एकड़ में विकसित करनी। ये डाटा याद रखना भाई, पूछ सकता है पेपर में, 5 से 15। ठीक है, प्लॉट का आकार क्या रहेगा भाई, वो देखो। प्लॉट का आकार, योजना के अंतर्गत आवासीय भूखंडों प्लॉट्स का आकार अधिकतम 150 वर्ग मीटर, ये ध्यान रखना, 150 वर्ग मीटर, लगभग 180 वर्ग गज तक सीमित रखा गया है। कम शुल्क, बिल्डरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस नीति के तहत लाइसेंस शुल्क, जो लाइसेंस फीस है और बाहरी विकास शुल्क की दरों को काफी कम कर दिया है भाई। ठीक है, स्वतंत्र फ्लोर रजिस्ट्री, इस योजना के तहत खरीदे गए भूखंडों पर स्वतंत्र फ्लोर बनाने और उनकी अलग से रजिस्ट्री कराने की अनुमति दी गई है। देखो ना आप, एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर, उसके ऊपर दूसरा, अलग अलग रजिस्ट्री बन जाए। ठीक है, इसके अलावा बुनियादी ढांचा, विकसित की जाने वाली कुल लाइसेंस शुदा भूमि का कम से कम 10% हिस्सा, 10% हिस्सा सड़कों और सामुदायिक पार्कों जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। यानी कि टोटल मान के चलो 15 एकड़ जमीन है तो उसका 10% हिस्सा, 1.5 एकड़, 10% कितना हो जाएगा, 1.5% होगा, 1.5 एकड़। ठीक है, तो वो इतना हिस्सा किसके लिए, सड़कों और सामुदायिक पार्कों जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए रिजर्व रखा गया भाई। क्या रखा गया है, उसको रिजर्व करा गया। ठीक है भाई, इतना तो चाहिए ही चाहिए सड़कों के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए। ठीक है, ओके, आगे देखो भाई। बैंक लोन की सुविधा, इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में बैंकों द्वारा प्लॉट के लिए 75% तक भाई और फ्लैट फ्लोर के निर्माण के लिए 90% तक का आसानी से लोन मिल जाता है। ठीक है, नीति में महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं 2022 में। शुरुआती नियमों के अनुसार बिल्डरों को अपनी कॉलोनियों का 50% बिक्री योग्य क्षेत्र सरकार के पास गिरवी रखना होता था, जिससे बुनियादी ढांचा पूरा होने के बाद ही बेचा जा सकता था। हालांकि वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस 50% फ्रीज वाले नियम को हटा दिया गया भाई, हटा दिया गया, जिससे परियोजनाओं को निर्माण में और तेजी आई है। यह योजना वर्तमान में गुड़गांव, सोहना, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, झज्जर और रोहतक जैसे हरियाणा के अधिकांश उभरते और प्रमुख शहरों में सफलतापूर्वक लागू है। ठीक है, सफलतापूर्वक लागू है भाई, क्या है, सफलतापूर्वक लागू है। अब ये योजना आ गई भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 2015 की योजना है। ठीक है, इसमें अपडेट हुआ है। ठीक है, एक चौथी श्रेणी और ऐड होगी है, तो इसलिए इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक अत्यंत लोकप्रिय और सफल स्वरोजगार योजना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को हुई थी भाई। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के छोटे उद्यमियों, दुकानदारों और युवाओं को बिना किसी गारंटी के व्यापार शुरू करने या बढ़ाने के लिए किफायती लोन देना है। क्या, किफायती लोन देना। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसका भाई फुल फॉर्म है, ये भी पूछ सकता है पेपर में। यह संस्था सीधे ग्राहकों को लोन नहीं देती, बल्कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को लोन बांटने के लिए फंड उपलब्ध कराती है भाई। क्या देती है, फंड उपलब्ध कराती है। ठीक है, ओके, कृषि के लिए लोन नहीं है भाई, ये गैर कृषि कार्यों के लिए है। लोन की मुख्य 4 श्रेणियां होगी भाई। अब पहले 3 होती थी, अब कितनी होगी भाई, 4 श्रेणियां होगी है। व्यवसाय के विकास के चरण और वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर मुद्रा लोन को अब 4 श्रेणियों में बांटा गया भाई। पहली होगी शिशु लोन, 50,000 तक का लोन, 0 से 50,000 तक का लोन मिलेगा भाई। ठीक है, ओके। लक्षित समूह की बात करें, नए व्यवसाय या बहुत छोटे काम जैसे रेहड़ी पटरी, छोटी दुकान शुरू करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद देखो किशोर लोन, 50,000 एक से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है भाई इसमें।
किशोर लोन में। लक्षित समूह की बात करें, उन व्यवसायों के लिए है जो शुरू हो चुके हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त पैसों की जरूरत है। ठीक है, किशोर लोन। उसके बाद तरुण लोन देखो भाई। उसके बाद तीसरी होगी भाई श्रेणी तरुण लोन। 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। लक्षित समूह की बात करें, स्थापित और बड़े स्तर के लघु उद्योगों को आधुनिक बनाने या व्यापार का विस्तार करने के लिए ये लोन दिया जाता है। इसके बाद चौथी श्रेणी देखो भाई, तरुण प्लस लोन। तरुण प्लस लोन ये ऐड हुई है। 10 लाख 1 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन नया संशोधन हुआ इसमें भाई। लक्षित समूह की बात करें तो बड़े स्तर पर व्यापार बढ़ाने के लिए यह लोन उन सफल उद्यमियों को मिलता है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी का लोन समय पर और सफलतापूर्वक चुका दिया था। यानी कि पहले तरुण लोन जिसने ले रखा था और उसको भाई अच्छे से उसको भाई लोन को भरने का काम किया है, उसको दोबारा तरुण प्लस लोन दिया जाता है। क्या? तरुण प्लस। और लिमिट 10 लाख से लेकर 20 लाख तक कर दी भाई। एक नई श्रेणी 10 लाख से लेकर 20 लाख तक की एक नई श्रेणी ऐड होगी भाई इसमें। ठीक है, योजना की प्रमुख विशेषताएं और लाभ देखो भाई। ठीक है, बिना गारंटी के लोन भाई। योजना के तहत 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए लाभार्थी को बैंक के पास कोई जमीन, मकान या सोना गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं भाई। आमतौर पर शिशु लोन के लिए बैंक कोई प्रोसेसिंग फीस या फाइल चार्ज नहीं लेते हैं। मुद्रा कार्ड। लोन स्वीकृत होने पर लाभार्थी को एक मुद्रा रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसके जरिए उद्यमी अपनी जरूरत के अनुसार एटीएम या स्वाइप मशीन से किस्तों में पैसे निकाल सकता है और केवल उपयोग की गई राशि पर ही ब्याज देना होता है भाई। यानी कि जितना वो निकाल लगा आवश्यकता अनुसार उसी पे ब्याज लगेगा। ठीक है, मान के चलो बैंक में लोन पास हो रहा है 16 लाख का, लेकिन निकाल लिया उसने 6 लाख, तो 6 लाख का ही ब्याज लगेगा। ठीक है, महिलाओं को प्राथमिकता भाई। महिलाओं को प्राथमिकता। इस योजना में महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं को भी और एससी एसटी और ओबीसी के आवेदकों को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाती है। लोन चुकाने की अवधि। लोन को आसान किस्तों में चुकाने के लिए 3 से 5 वर्ष तक का समय दिया जाता है। 3 से 5 वर्ष तक का समय दिया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है या वर्तमान व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है, वह इसके लिए क्या है? पात्र है। कौन कौन है भाई? छोटे दुकानदार, फल और सब्जी विक्रेता, बुटीक की दुकान कर रहा है, सैलून, दर्जी, ड्राई क्लीनिंग की दुकान चलाने वाला, लघु विनिर्माण इकाइयां, ट्रक, ऑटो और कमर्शियल वाहन खरीदने वाले चालक, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन जैसे कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय। ठीक है, आवेदन कैसे करें भाई? आवेदन ऑफलाइन विधि। आप अपने नजदीकी सरकारी बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में जाकर मुद्रा लोन का फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन विधि देखो भाई, आप सरकार के आधिकारिक डिजिटल पोर्टल जनसमर्थ या उद्यमी मित्र पोर्टल पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। इस लोन के लिए क्या कर सकते हैं भाई? आवेदन या अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बार बार पेपर में आती है भाई। क्या? बार बार पेपर में आती है, सारे ध्यान रखेंगे इस चीज का। और नेक्स्ट योजना देखो भाई, ये योजना हो चुकी थी भाई, आप दोबारा पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, इसमें केवल एक लाइन छूट गई थी, फिर भी मैं दोबारा करवा रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है भाई। ठीक है, आप इसने पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, लेकिन क्या है, एक लाइन स्लाइड में आई नहीं थी। सोच के देखना मार्किंग कितनी जबरदस्त है। फिर भी मैं दोबारा करा रहा हूँ सारी योजना को, कोई बात नहीं। हालांकि ये योजना बहुत जरूरी है भाई, पेपर में आएगी। वन मित्र योजना। योजना की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 15 फरवरी 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी। ठीक है, जुलाई 2024 में अपडेट। वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 13 जुलाई 2024 को 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन और इसके एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ एकीकरण को फिर से मजबूती से लॉन्च किया था भाई। एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ कब? 13 जुलाई 2024 को। दोनों तारीखें याद होनी चाहिए भाई, 13 जुलाई की भी और 15 फरवरी 2024 की भी। हरियाणा की वन मित्र योजना गैर वन भूमि पर, किस पे भाई? गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और कम आय वाले परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक अनूठी पहल है। इस योजना को एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ भी जोड़ा गया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ वन मित्र योजना को जोड़ दिया गया। ठीक है भाई, योजना की मुख्य विशेषताएं देखो भाई। पात्रता। हरियाणा के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं भाई, उठा सकते हैं। आयु सीमा। परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में है, वन मित्र के रूप में पंजीकरण करा सकता है भाई। 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, वन मित्र बन सकता है। पौधों की संख्या कितनी लगा सकता है वन मित्र? एक वन मित्र न्यूनतम 10 और अधिकतम 1000।
न्यूनतम 10 और अधिकतर 1000 पौधे लगा सकता है। योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में घट रहे वृक्षों की संख्या को बढ़ाना और लगाए गए वृक्षों की देखरेख करना भाई। ओके, वन मित्र योजना। एक स्वस्थ रहने वाले एक स्वस्थ रहने वाले वातावरण के लिए गैर वन्य भूमि पर वृक्षावरण को बढ़ाना है। राज्य में वृक्षों की संख्या को बढ़ने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थानीय समुदाय के लोगों को इस योजना में शामिल करेगी ये योजना। इस योजना को सफल बनाने हेतु राज्य में लगभग 7500 वन मित्र भाई, कितने 7500 वन मित्र बनाए जाएंगे भाई। ठीक है, और एक वन मित्र 10 पेड़ मिनिमम लगा सकता है, मैक्सिमम 1000 पेड़ वन मित्र। ठीक है, इसके लिए पात्र परिवारों की सूची परिवार पहचान पत्र से की जाएगी भाई, उसमें से सारी देख लेंगे आय सीमा क्या है। देखो भाई, केवल ये स्लाइड उस दिन रह गई थी अपनी, फिर भी मैं आपको दोबारा करा देता हूँ। चरण देखो भाई, पहला वर्ष गड्ढा खोदने पर जो वन मित्र है गड्ढा खोदेगा भाई, गड्ढा खोदेगा जब तो पेड़ लगेगा, पेड़ तो तभी लगेगा गड्ढा खोदेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा 4 वर्ष का ये कार्यक्रम है भाई, आप देख पा रहे हो, पहला वर्ष और दूसरा तीसरा चौथा। गतिविधि और प्रोत्साहन राशि प्रति पौधा गड्ढा खोदने पर जियो टैगिंग के बाद, जियो टैगिंग जरूरी है भाई, 20 रुपए मिलेगा भाई, कितना भाई 20 रुपए। ठीक है, पहला वर्ष वृक्षारोपण करने पर, ये तो गड्ढा खोदने पर होगी भाई, ये होगा वृक्षारोपण करने पर कितने रुपए 30 रुपए मिलेंगे भाई, कितने 30 रुपए। पहला वर्ष रख रखाव सितंबर से अगले महीनों तक 10 रुपए प्रति जीवित पौधा प्रति माह मिलेंगे भाई। ठीक है, दूसरा वर्ष जीवित पौधों का रख रखाव 8 रुपए प्रति माह मिलेंगे भाई, कितने 8 रुपए। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ बड़ा हो जाएगा ना फिर तो वो अपने आप चलने लग जाता है, इसलिए आप देखोगे ना लगातार रुपए घट रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही देना होता है, इसलिए आपको, आपके साथ भी ऐसा ही है, आपने अभी ध्यान दे लिया ना पेपर से पहले तो आप पेपर तक बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे। ठीक है, शुरुआत में तो भाई स्टार्टिंग में जोर आता है किसी भी चीज की देख लेना, और धीरे धीरे वो चीज परिपक्व होती चलती है, ऐसे ही पेड़ों का काम है। ठीक है, तीसरा वर्ष जीवित पौधों का रख रखाव करने पर वन मित्र को 5 रुपए प्रति पौधा प्रति माह मिलेंगे भाई। चौथा वर्ष जीवित पौधों का रख रखाव 3 रुपए प्रति पौधा प्रति माह मिलेंगे भाई। ठीक है, और ये जियो टैगिंग के साथ मिलेंगे, यानी कि लोकेशन पौधा कहाँ पे लगा है, उसकी जो जीपीएस कैमरा आता है ना फोन में, आजकल ऐप आता है, उसके माध्यम से लोकेशन के साथ फोटो होना चाहिए। ठीक है, जियो टैगिंग। ओके, पंजीकरण प्रक्रिया क्या रहेगी भाई, पोर्टल इच्छुक नागरिक हरियाणा वन मित्र पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। दस्तावेज, पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। भूमि का चयन, वन मित्र अपने गांव कस्बे या शहर की किसी भी गैर वन भूमि अपनी या किसी अन्य की सहमति से उस पर पेड़ लगा सकता है भैया। विशेष जुड़ाव, यदि कोई व्यक्ति अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाता है और उसकी देखभाल नहीं कर सकता तो वह उसे किसी भी वन मित्र को सौंप सकता है। इसके लिए सरकार वन मित्र को अतिरिक्त 10 रुपए प्रति पेड़ प्रदान करती है, कितने भाई प्रति पेड़। ठीक है, मान के चलो आपने लगा दिया एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत, ठीक है, और आपसे वो पेड़ संभाल नहीं रहा, तो आप उसको संभालने की जिम्मेदारी वन मित्र को दे सकते हो। ठीक है, और वन मित्र को उसके लिए 10 रुपए प्रति पौधा क्या मिलेगा भाई, उसमें उसको हर महीने के हिसाब से इतने रुपए सरकार देगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, मतलब सेवा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, आज की क्लास की ये अंतिम योजना होने जा रही है, थोड़ा ध्यान दियो भाई। यहाँ से आपने देखा होगा ना स्टेटमेंट वाला प्रश्न भी अभी सीईटी में आया हुआ है, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम कब आया था, इस प्रकार से। ठीक है, तो पढ़ो एक बार, सेवा का अधिकार अधिनियम, राइट टू सर्विस एक्ट। हरियाणा सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014, हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट 2014 को लागू किया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार कम करना और आम नागरिकों को बिना परेशानी के सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, सबसे पहले हरियाणा सरकार ने 16 दिसंबर 2013 को हरियाणा सेवाधिकार अध्यादेश था भाई लागू किया, जिसे 19 दिसंबर 2013 को राजपत्र में प्रकाशित किया था। बाद में राज्य विधानसभा ने इसे अधिनियम के रूप में देते हुए वर्ष 2014 में इसको भाई पारित किया, ये कानून बना। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 पारित किया हरियाणा विधानसभा ने भाई, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 पारित किया तथा इसे 26 मार्च 2014 भाई 26 मार्च 2014 को राजपत्र में अधिसूचित भी कर दिया, ये डेट याद रखनी भाई। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, ये नियम भी बना दिए, हरियाणा सेवा का अधिकार नियम 2014 भी बना दिए भाई। ठीक है, जिन्हें 1 जुलाई 2014 को अधिसूचित भी कर दिया, यानी कि हरियाणा सेवा का अधिकार नियम भी 2014 में बना दिए और उनको भाई राजपत्र में 1 जुलाई 2014 को इसको भी कर दिया भाई अधिसूचित। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग भी बना दिया, इसके साथ हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग
अधिनियम की धारा 12(1) व 12(2) के अंतर्गत हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने 31 जुलाई 2014 की अधिसूचना द्वारा आयोग का गठन किया भाई। ओके, मुख्यालय कहाँ आयोग का भाई? पंचकुला पूछ सकता है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? हरियाणा के पंचकुला जिले में भाई, हरियाणा के पंचकुला जिले में है। ठीक है, यह एक वैधानिक निकाय है भाई। क्या है ये? हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन एक वैधानिक इकाई है, वैधानिक निकाय है। पढ़ो भाई, अधिनियम के मुख्य उद्देश्य पढ़ो। समयबद्ध सेवा वितरण, सरकारी सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना, जैसे जाति प्रमाण पत्र होगा, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र होगा, समयबद्ध तरीके से, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, बिजली पानी का कनेक्शन, ये तमाम सेवाएं, आज तो इसमें 625 से भी ज्यादा सेवाएं हो चुकी है। ठीक है, तो इन सबको समयबद्ध तरीके से नागरिकों को प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। पारदर्शिता व जवाबदेही, सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करना ताकि नागरिकों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। भ्रष्टाचार पर रोक भाई, बिचौलियों और सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर लगाने की समस्या को कम करना और बिचौलियों को गायब करना भाई। ठीक है, बिचौलियों को गायब करना। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, हर नागरिक को यह अधिकार देना कि उसे निर्धारित समय में सरकारी सेवा प्राप्त हो, इसका उद्देश्य है। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं देख लो भाई। अधिसूचित सेवाएं कौन सी है? नोटिफाइड सर्विसेज। शुरुआत में 7 मई 2015 की अधिसूचना द्वारा 163 सेवाओं को अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया था। वर्तमान की बात करें तो विभिन्न विभागों की 650 से अधिक डिजिटल सेवाएं इसके दायरे में आती हैं भाई, और ये लगातार संख्या बढ़ती रहेगी भाई। नामित अधिकारी, प्रत्येक सेवा के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो तय समय सीमा में सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। और अगर समय पे जो ये सेवा है प्रदान नहीं हुई ना भाई, समस्या हो जाती है, जुर्माना लगता है। शिकायत निवारण प्रणाली, यदि निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलती तो नागरिक प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण में जाता है भाई, उसके बाद द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण में जाता है और वहां पे अपील कर सकता है। ठीक है, स्वतः संज्ञान, अधिनियम की धारा 17 के तहत आयोग किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकता है भाई। अब किसी सरकारी कर्मचारी ने सेवा को देने में अपनी तरफ से ढिलाई बरती है, नागरिक को बेवजह परेशान किया है, तो आयोग है ना, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग, वो इसमें स्वतः संज्ञान ले सकता है। निरीक्षण व सुधार, आयोग को अधिकार है कि वह सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करे, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश करे, प्रक्रियाओं में सुधार सुझाए, नई सेवाओं को अधिसूचित करने की अनुशंसा करे। ये कार्य भाई हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के। ऑटो अपील सिस्टम, आ सॉफ्टवेयर था भाई, ऑटो अपील सिस्टम यानी कि आस, ऑटो अपील सिस्टम आस। हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने 2021 में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। यदि किसी नागरिक का कार्य तय समय में पूरा नहीं होता तो शिकायत स्वतः उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है। आवश्यकता पड़ने पर मामला सीधे आयोग तक पहुंचता है, नागरिकों को अलग से शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती भाई। ठीक है, नहीं करनी पड़ती भाई अलग से। जुर्माना व मुआवजा देखो भाई, अगर सेवाएं समय पर नहीं मिले तो जुर्माना व मुआवजा, यदि कोई अधिकारी बिना उचित कारण सेवा देने में देरी करता है तो आयोग दोषी अधिकारी पर 250 से लेकर 20,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। नागरिक को हुए नुकसान के लिए 5,000 तक का मुआवजा दिला सकता है भाई। ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत आने वाली प्रमुख सेवाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली व पानी का कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र। अगर ये सेवाएं अगर कोई अधिकारी अपनी तरफ से डिले कर रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हो। आपको इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा डेली जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे जुर्माने का भी प्रावधान है। अधिकारी अगर डिले करता है तो 250 से 20,000 तक का। सेवाओं में देरी होगी ना तो अधिकारी नप जाएगा। क्या? अधिकारी नाप दिया जाएगा सरकार के द्वारा। सरल पोर्टल, सरल पोर्टल पर ये सेवाएं हैं भाई। हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने हेतु अंत्योदय सरल पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा राइट टू सर्विस संशोधन विधेयक भी आया था भाई 2016 में, ये अमेंडमेंट बिल आया था 2016 में। इस कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हरियाणा विधानसभा ने 24 अगस्त 2016 को संशोधन विधेयक पारित किया था भाई। ये भी डेट ध्यान रखनी भाई। लो, मैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं आपको। ठीक है, देखो, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2014 में। अध्यादेश, उससे पहले अध्यादेश आया था ना 16 दिसंबर 2013 को। राजपत्र में प्रकाशित ये हुआ था भाई 19 दिसंबर 2013 को जो अध्यादेश आया था। अधिनियम अधिसूचना कब जारी की भाई? हरियाणा सरकार ने जो एक्ट बनाया 2014 में, यह अधिसूचना 26 मार्च 2014 को। ठीक है, नियम बनाए, हरियाणा सेवा का अधिकार नियम जो बनाए थे, यह अधिसूचना 1 जुलाई 2014 को जारी हुई थी। आयोग, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का बना था भाई 31 जुलाई 2014। मुख्यालय कहाँ इसका? पंचकुला में। मुख्यालय कहाँ भाई? पंचकुला में, है ना।
मुख्यालय कहाँ भाई? पंचकुला में। पहली अधिसूचित सेवाएं 2015 में 163 सेवाएं शामिल की गई थी। वर्तमान सेवाओं की बात करें 650 से ज्यादा है। ऑटो अपील सिस्टम को शुरू हुआ भाई 2021 में। अधिकतम जुर्माना कर्मचारियों को 250 से लेकर 20,000 तक का लग सकता है ना। 20,000 तक का अगर सेवाओं में देरी होगी तो भाई 20,000 तक का अधिकतम। अधिकतम मुआवजा नागरिकों को कितना दिला सकता है कमीशन भाई? 5,000 रुपए। कितना भाई? 5,000 रुपए, है ना? कितना? 5,000 रुपए। साथियों, ये अपन सारी की सारी योजनाएं 2016 की करवा दी हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो 2015 की थी, ठीक है, एक योजना 2024 की भी थी, वो भी कंप्लीट कर ली है। एक 2014 की थी साथ में। ठीक है, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, बस आप पढ़ते रहना, मेहनत करोगे ना, एक दिन तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई हमने तो सब कुछ कर लिया, बस पेपर आ जाओ, हमारा अगर पेपर आ जाओ, हम पढ़ने जा रहे हैं, पेपर को उड़ा देंगे। नु बूंदी तरिया बाट देखोगे पेपर की, था कसूती तरिया बाट देखोगे। ठीक है ना? तो सारे साथी वीडियो ने भाई लाइक करेंगे, अपने स्टेटस पे लगाने का काम करेंगे, और अपने तमाम दोस्तों को बता दो भाई, हरियाणा में योजनाओं के संबंधित सबसे बड़ा डाउट रहता था बच्चों के, और ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। सारा डाटा तैयार करने में कई कई दिन लग जाते भाई। ठीक है, इसलिए वीडियो लगातार 4-5 दिन के गैप के साथ आ रही है। लगातार ये कार्रवाई ऐसे ही बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2017 की योजनाओं के साथ। ठीक है, और ये ग्रुप डी का बैच है भाई। ठीक है, बैच नंबर 21 और 31 बहुत बढ़िया तरीके से साइंस से दो मैडम, इंग्लिश से करना तो इंग्लिश से करो, बाइलिंगुअल करना तो दोनों तरीके से, हिंदी इंग्लिश में आपकी प्रिया राठी मैम करवाएंगे। हरियाणा जीके मैंने करवा रखी है, जीके जीएस सूर्यादेव सर लगे हैं। ठीक है, तमाम टीचर आपको वहां देखने को मिलेंगे, और आप बैच से जुड़ जाना भाई सारे के सारे, और अपनी तैयारी को अपनी मजबूती देने का काम करे, नहीं तो भाई लेट हो जाओगे। पोस्ट आएंगी कम और लिस्ट जाएगी 80 पार। अगर आपके अंदर माता हो तो ही तैयारी करना, नहीं तो भाई छोड़ दो। ठीक है, जज्बा बहुत जरूरी है, नीयत बहुत जरूरी है, वही आपकी दशा और दिशा तय करेगी। अगर आपके अंदर जोश होगा, ठीक है, आपके अंदर मेहनत करने का दम होगा, तो भाई तभी नौकरी मिलेगी। ठीक है साथियों, मेहनत करते रहो। ये समय देखो तेजी से जा रहा है, आपको लग रहा है पेपर नहीं हो रही, लेकिन आपकी तैयारी भी नहीं है भाई, हकीकत तो ये भी है। ठीक है, इतना जज्बा रखो अपने अंदर, आप तैयारी करते रहो, दुनिया तैयारी छोड़ देगी। ठीक है, ऐसे लोग हार जाते हैं भाई जिंदगी में, वे काम के भी नहीं होते। जो तैयारी छोड़ देता है वो काम के क्या होता है? सोच के देखना, अपने लिए ही तो तैयारी कर रहे हैं भाई, अपन नौकरी मिलेगी, अपना ही काम चलेगा, और किसी का नहीं चला है। तो जो छोड़ रहे हैं ना, वो आपके लिए अच्छा है, कंपटीशन कम होने जा रहा है आपका। ठीक है, आप पढ़ते रहना, बस अपने पढ़ते रहो भाई। देखो समय है, विपरीत है, अभी आपके सामने कोई एग्जाम की डेट नहीं है, लेकिन आप पढ़ते रहे ना, मेरी बात नोट कर लेना, आप कामयाब होकर रहोगे। ठीक है, भगवान हमेशा ऐसे लोगों का साथ देता है जो सच्ची नीयत से पढ़ता है। ऐसे नहीं भाई कोई भी आया 10-15 दिन ऐसे पढ़ा फिर गायब, उसके बाद फिर आया फिर गायब, ऐसे नहीं चलता काम। उनके तो तुक्के भी नहीं लगते। भगवान केवल उन्हीं का साथ देता है जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। वीडियो को सारे लाइक कर देना भाई, स्टेटस पे लगा देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।